गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंशु चौबे प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से। आज मैं DED-SC-HI के 4th सेमेस्टर पेपर 10th फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड के यूनिट 3 इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ फैमिलीज परिवार की सहभागिता और सशक्तिकरण बताने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत है 3.1 स्कोप एंड नीड, क्षेत्र एवं आवश्यकता। परिवार की सहभागिता और सशक्तिकरण के क्षेत्र एवं आवश्यकता। रोल ऑफ पेरेंट्स, परिवार की भूमिका। निःशक्त बच्चों के प्रति अभिभावक किस प्रकार से सहयोग करता है तथा उनके पालन पोषण करके किस प्रकार से परिवार निःशक्त बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। परिवार का अर्थ। बच्चे निःशक्त हो या सामान्य हो, लेकिन उनकी आंखें सर्वप्रथम परिवार में ही खुलती है। परिवार में ही अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसमें जो भी बच्चे हैं, चाहे वह निःशक्त हो, सामान्य हो, लेकिन उनकी आंखें सर्वप्रथम परिवार में ही खुलती है। वही उनका पालन पोषण होता है। परिवार में ही बच्चे अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। गर्भकाल से ही माँ अपने बच्चे का पालन पोषण शुरू कर देती हैं। इसी कारण बच्चे के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास पर परिवार का प्रभाव देखने को मिलता है। परिवार बच्चों का प्रथम पाठशाला है। वह अनेक गुणों का विकास वहाँ से होता है। वहाँ से अनेक गुणों का विकास होता है। इसमें बच्चे का प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है। बच्चा जो भी सीखता है वह सर्वप्रथम अपने परिवार से ही सीखता है। घर किसी समाज या राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है। परिवार का कार्य। परिवार किस प्रकार से एक निःशक्त बच्चे के प्रति कार्य करता है, देखिए। घर या परिवार का निम्नलिखित कार्य है। नंबर 1 है बच्चों का शारीरिक विकास। बच्चों का पालन पोषण परिवार में ही होता है। भारत में बच्चों के पोषण का एकमात्र साधन परिवार होता है। परिवार ही बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। बच्चों का पालन पोषण सर्वप्रथम कहाँ होता है? परिवार में ही होता है। भारत में तो बच्चों के पोषण का एकमात्र साधन कौन होता है? परिवार होता है। परिवार ही बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करता है। परिवार ही देखभाल करता है बच्चों का। रोगग्रस्त या बीमार हो जाने पर परिवार ही इलाज करवाता है। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके सभी प्रकार के कार्य को सीखते हैं, जैसे समय पर उठना, खड़े होना, चलना, समय पर निद्रा लेना इत्यादि। सभी प्रकार के कार्य को अपने घर के बुजुर्ग, बड़े भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी को देखकर सभी प्रकार के कार्य को वो सीखते हैं। नंबर 2 है मानसिक विकास। प्रत्येक बच्चे जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होते हैं। उन्हीं शक्तियों के आधार पर उन बच्चों का विकास होता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में रखकर इंद्रियों का अनुभव कराया जाए, इंद्रियों का पहचान करवाया जाए, उनके कार्य को बताया जाए, ताकि बच्चे का मानसिक विकास हो सके। बच्चे जन्म से ही कुछ दिन बाद
अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके भाषा सीखना आरंभ कर देते हैं। बच्चे जिस परिवार में जन्म लेते हैं और उनका पालन पोषण होता है, उसी की भाषा सीखते हैं। जो माता पिता भाषा का प्रयोग करते हैं, वही बच्चे भी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है सामाजिक विकास। एक परिवार सर्वप्रथम छोटा एवं मूलभूत सामाजिक समूह है। सामाजिक पर्यावरण में बच्चे प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। एक परिवार सर्वप्रथम छोटा एवं मूलभूत सामाजिक समूह है। इस सामाजिक समूह के सामाजिक पर्यावरण में बच्चे प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं तथा वहाँ वे एक दूसरे की सहायता करना सीखते हैं तथा उचित व अनुचित ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता का विकास भी परिवार से ही होता है। परिवार के बच्चे एक दूसरे के साथ समायोजन करना सीखते हैं। बच्चे 2 वर्ष की आयु होने पर घर से बाहर निकलकर खेलने कूदने लगते हैं। जिन घरों में जितनी अधिक सामाजिक भावना होती है, उन घरों के बच्चों में उतनी ही अधिक सामाजिकता का विकास होता है। परिवार का दायित्व नंबर 4 है सांस्कृतिक विकास। बच्चे जिस परिवार में पैदा होते हैं, उसी परिवार, समाज, मोहल्ले की भाषा सीखते हैं। उसी के रहन सहन, खान पान तथा व्यवहार के तरीके सीखते हैं। रीति रिवाज, मूल्य और मान्यताओं की शिक्षा भी बच्चा परिवार में ही सीखता है। वहीं उसकी रुचियों तथा पसंदों का विकास होता है। परिवार का दायित्व। सभी अभिभावक यह चाहते हैं कि उनके बच्चों को उनके संगी साथियों, दोस्तों का स्नेह मिले, वे सहज एवं सुखी जिंदगी व्यतीत करें। इसमें परिवार सभी अभिभावक यह चाहते हैं कि उनके बच्चों को उनके संगी साथियों, दोस्तों का स्नेह मिले, वे सुखी जिंदगी व्यतीत करें, खुश रहें। समावेशी शिक्षा बालकों में स्वयं के प्रति तथा दूसरों के प्रति एक सकारात्मक सोच उत्पन्न करने में मदद करती है। एक असमर्थ बालक या एक असमर्थ बच्चे जीवन में अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हैं और दिन प्रतिदिन वह अंतर्मुखी होते जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं तथा समाज से पूरी तरह दूरियां बनाने लगते हैं। सामाजिक कार्यों में उसे कोई रुचि नहीं होती है। इसके संदर्भ में अभिभावकों को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अभिभावकों को अपने बच्चों को दोस्त बनाने, अपने संगी साथियों एवं पड़ोसियों से मेल जोल बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। स्कूलों एवं शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर को बढ़ावा दें, प्रोत्साहन दें ताकि बच्चे अधिगम में रुचि लें। अभिभावक अपने बच्चों के बारे में लक्ष्य निर्धारित करते समय वह उसके भविष्य की योजना बनाने की दृष्टि से बालक के या बच्चे के शिक्षकों आदि से निरंतर संपर्क में रहना चाहिए ताकि वह
सही निर्णय ले सके। कभी कभी बच्चे के भविष्य के बारे में योजना बनाते समय दूसरों से विचार विमर्श करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अभिभावक अपने बच्चों के लिए सेवा प्रदाता के रूप में भूमिका लेते हैं तथा एक शिक्षक के रूप में भूमिका निभाते हैं। बच्चों के पहले शिक्षक उनके माता पिता ही होते हैं। वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने में मदद करती हैं, उनके व्यवहार को अच्छा बनाने में उनकी मदद करते हैं। बच्चे के जीवन में उसकी पहली गुरु माता ही होती हैं। परिवार के सदस्य के रूप में माता पिता रहते हैं। परिवार के दायित्व के बाद अगला पॉइंट है क्षेत्र एवं आवश्यकता। बच्चे के विकास में अभिभावक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। माँ एवं बच्चे के मध्य भावनात्मक संबंध होता है। बच्चे के जीवन के प्रथम कुछ वर्षों तक यह संबंध उभर कर सामने आता है। इस संबंध के कारण बच्चे का पालन पोषण में सहायता मिलती है। अपने माँ के साथ संप्रेषणात्मक संबंध होता है। बच्चे के विकास में अभिभावक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। माँ एवं बच्चे के मध्य भावनात्मक संबंध होता है। बच्चे के जीवन के प्रथम कुछ वर्षों तक यह संबंध उभर कर सामने आता है। इस संबंध के कारण बच्चे के लालन पालन में सहायता मिलती है। अपनी माँ के साथ संप्रेषणात्मक संबंध होता है। बच्चा सर्वप्रथम संप्रेषण करना अपने माता पिता के साथ ही सीखता है। अभिभावक की मदद से बालक की निःशक्त की शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप संभव होता है। सहायक यंत्रों की देखरेख में तथा उसके प्रयोग में अभिभावक की सहभागिता अनिवार्य होती है। स्कूल में सिखाए गए विभिन्न प्रकार के कौशलों का समन्वयीकरण अभिभावकों के माध्यम से सफल होता है। बालक के सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना एवं उसकी कार्य को बेहतर ढंग से करने में अभिभावक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सशक्तिकरण का अर्थ किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहते हैं। किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहते हैं, या वह क्रिया जिसके द्वारा किसी विशेष समुदाय को किसी विशेष क्षेत्र में शक्ति प्रदान की जाती है को सशक्तिकरण कहा जाता है। सशक्तिकरण उन समुदायों को कहा जाता है जो किसी कारणवश समाज से पिछड़ चुके हैं, चाहे वह गरीब वर्ग हो, शोषित वर्ग हो या फिर महिला वर्ग हो। सशक्तिकरण में सबसे अधिक जोर इस समय महिला सशक्तिकरण पर दिया जा रहा है। पूरी दुनिया की जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% है। निःशक्त लड़कियों को
घर, परिवार एवं समाज के लोगों द्वारा भार समझा जाता है, जिसे सुधारने की जरूरत है। यह घर, विद्यालय एवं अन्य सभी सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों पर निम्नलिखित रूप में देखने को मिलती है। नंबर 1 है चिकित्सा की स्थिति। इसमें एक निःशक्त बालिका चाहे किसी भी प्रकार एवं स्तर की निःशक्तता से ग्रसित हो, घरेलू स्तर पर तो पहचान कर ली जाती है, लेकिन चिकित्सा या प्रशिक्षण स्तर पर उसे केंद्रों एवं अस्पतालों में बहुत कम या नहीं ले जाया जाता है। निःशक्त बालिकाओं पर आने वाले खर्च का वहन भी अभिभावक कम करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य इतनी ही चिकित्सा का होता है कि सिर्फ उनका विवाह हो जाए, बाद में चाहे वे किसी भी तरह जीवन यापन करें। अभिभावक के अनुसार वे वैवाहिक जीवन जीने के योग्य हो जाएं तथा बच्चों को जन्म देने, उनका पालन पोषण एवं देखभाल करने लगे। उनको यहीं तक सीमित कर दिया जाता है। नंबर 2 है शिक्षा की स्थिति। शिक्षा की स्थिति में ऐसा माना जाता है कि निःशक्त व्यक्तियों की पढ़ाई फिजूल खर्ची है, जबकि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के तहत निःशक्त व्यक्तियों की प्राथमिक स्तर पर शिक्षा आवश्यक कर दी गई है। इसके बावजूद भी बालिकाओं की दशा शोचनीय है। कार्य क्षेत्र की स्थिति। इसमें लड़कियों को मुख्य कार्य घर का काम काज करना, बच्चों का पालन पोषण करना, स्त्री को पानी भरना, भाई बहनों की देखभाल करना, गृह कार्यों में माँ की सहायता करना, लड़की या महिला को घर के अंदर के कार्यों तक के लिए ही सीमित कर देती है। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति। लड़कियों को समाज विरोधी तत्वों द्वारा शोषित किए जाने के कारण बाल्यावस्था में ही सुरक्षा के साधनों की आवश्यकता होती है और निःशक्त लड़की या औरत के संदर्भ में यह और भी जरूरी होता है। इन्हें आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाए। विकलांग बालिकाओं एवं स्त्रियों की दशा में सुधार के उपाय। निःशक्त बालिकाओं एवं महिलाओं की स्थिति सुधारने में अभिभावक, परिवार, समुदाय, समाज, शिक्षक, विद्यालय इत्यादि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सुधार हेतु अभिभावक की भूमिका। बच्चों के भविष्य के संवारने एवं सुधारने में माता पिता एवं अभिभावक की प्रथम भूमिका होती है। चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, माता पिता निम्नलिखित प्रकार से लड़कियों की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। निःशक्त बालिका या स्त्री के घरेलू कार्यों की व्यस्तता में कमी करें। इन्हें पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दें। यदि वह विद्यालय भेजने के योग्य न हो तो गृह शिक्षक की सुविधा उपलब्ध कराएं। निःशक्त लड़की को स्वावलंबी बनाने के लिए सहयोग करें।
अब हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। आप लोगों को यूनिट 3 का 3.1 से संबंधित सारा जानकारी हमने दिया और इसको अब आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए, बार बार अब इस वीडियो को सुनिए। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों को दिए हैं। इसमें नंबर 1 है, परिवार की सहभागिता से आप क्या समझते हैं। नंबर 2 है, सशक्तिकरण क्या है, इस पर टिप्पणी लिखें। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपने असाइनमेंट के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा, जहां से यह वीडियो आपको मिलेगा। और यदि कोई समस्या होती है या इसमें कहीं नहीं समझ में आता है तो आप इस प्रश्नों का सूची बनाकर वहां व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। मैं इसका उत्तर भलीभांति देते हुए समझाऊंगी और बताऊंगी। इसके बारे में ठीक है, अभी तक के लिए इतना है। आगे फिर हम अगले वीडियो में अगला पॉइंट बताएंगे।